एक लड़का जो कि एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, वो उस लड़की को पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए अपनी जान दे भी सकता था और किसी की जान ले भी सकता था। वो लड़का उस लड़की से कुछ इस कदर मोहब्बत किया करता था कि जब कभी भी वो लड़की उस लड़के को मिलने के लिए बुलाती तो वो उससे मिलने के लिए 500 या फिर 600 किलोमीटर दूर से भी उससे मिलने के लिए आ जाता। वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़की थी वो शादीशुदा थी। लड़का उस लड़की को पाने के लिए कुछ इस कदर मन्नतें करता है, कुछ इस कदर कोशिशें करता है जिसका अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़की थी वो उस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाती है दोस्तों कि जिसके बारे में जब आप लोग सिलसिलेवार तरीके से सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, आज एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आज के इस समय में सुनाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल के इस दौर में लोग एक दूसरे को पाने के लिए प्यार मोहब्बत में कुछ इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो ठीक से उस सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार वो व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो व्यक्ति उसके लिए ठीक है भी या फिर नहीं है, और जिसकी वजह से वो खुद को और अपने परिवार को उस गम की आग में झोंक देते हैं जिसके लिए ना तो वो परिवार तैयार होता है और ना उस परिवार ने कभी ऐसा सोचा होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आज की घटना आप लोग को हैरान और परेशान करेगी। बात करूं दोस्तों अगर मैं आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है फिरोज़ाबाद से, और इसी फिरोज़ाबाद के अंदर एक थाना लगता है शिकोहाबाद थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है डिगटोली गांव। बात कर रहा हूं मैं 24 नवंबर साल 2022 की, और इस 24 नवंबर साल 2022 को सुबह सुबह का वक्त होता है। डिगटोली गांव से कुछ लोग सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं कि उसी समय कुछ लोगों की नज़र पड़ती है कि एक बोरा पड़ा हुआ है। जो बोरी है वो खून से लथपथ है। देखने से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बोरी के अंदर किसी की डेड बॉडी है। लेकिन उस गांव के किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उस बोरी के पास पहुंच सके, उस बोरी को खोल सके, ये देख सके कि इस बोरी के अंदर का दृश्य कैसा है, अंदर का नज़ारा कैसा है, मरने वाला व्यक्ति कौन है, वाकई इसमें डेड बॉडी है फिर नहीं है। लिहाजा उसके बाद में गांव के जो लोग होते हैं तुरंत जो शिकोहाबाद थाना होता है वहाँ पर कॉल कर देते हैं। अब पुलिस जब इस तरीके का फ़ोन पाती है, भागकर तुरंत क्राइम सीन पर पहुँचती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और आस पड़ोस के जितने भी इलाके, जितने भी गांव थे, उन सब में ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्या कोई इस व्यक्ति को पहचानता भी है या फिर नहीं पहचानता। क्योंकि दोस्तों पुलिस को लग रहा था कि अगर आस पड़ोस का ये व्यक्ति कहीं भी किसी भी गांव का होगा तो उसके परिवार वाले आएंगे, आकर डेड बॉडी को क्लेम करेंगे। उसके बाद में हम लोग परिवार से दुश्मनी का एंगल या फिर कोई मोटिव या फिर कोई ऐसा कत्ल का मोटिव मिल जाता है तो उसके बाद में हम लोग कातिल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी आस पड़ोस के इलाकों में पुलिस ने पूछताछ की थी वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस व्यक्ति की शिनाख्त कर सके। जो व्यक्ति डेड बॉडी के आसपास आए थे उनसे भी पूछताछ की गई थी, डिगटोली गांव में भी पूछताछ की गई थी, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स को अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल, चाहे फेसबुक हो या चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सअप की ग्रुप, हर जगह पुलिस जो थी उन तस्वीरों को वायरल करती है और साथ में ये लिखती है कि इस तरीके का एक व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी डिगटोली में 24 नवंबर साल 2022 के दिन मिली है, अगर किसी के परिवार का या फिर किसी का जानने वाला ये व्यक्ति हो तो कम से कम आए और आने के बाद में डेड बॉडी को क्लेम करे और उसके बाद में डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाए। दोस्तों पहले पुलिस ने गांव में आस पड़ोस के लोगों में हर जगह पूछताछ कर ली थी और पुलिस अब सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही थी। 24 तारीख को डेड बॉडी मिली थी, 25 तारीख भी गुजर जाती है, लेकिन सोशल मीडिया वाला जो पुलिस ने एंगल निकाला था शायद यहाँ से पता चल सके, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। अब पुलिस वाले बड़ा हैरान कि 1 से 2 दिन का समय गुजर चुका है और इन 2 दिन के अंदर ना तो इस व्यक्ति को कोई जानने वाला है, ना कोई पहचानने वाला है, ना ही किसी व्यक्ति ने ये क्लेम किया है कि ये व्यक्ति हमारे जानने वाला है और इसकी डेड बॉडी हमें दे दीजिए। यानी पुलिस को कहीं से भी इस डेड बॉडी के बारे में 1% भी सूचना मिल नहीं पा रही थी। अब दोस्तों वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और इस व्यक्ति के बारे में सूचना पुलिस को कुछ मिल नहीं रही थी। बॉडी भी धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंचने लगी थी कि डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद में इस व्यक्ति का धर्म परीक्षण कराया जाता है और उसके बाद में इस व्यक्ति के धर्म के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके कपड़े, बाकी की जो चीज़ें मिली थी
वो पुलिस थाने में रख ली जाती है और पुलिस ये कहती है कि इस तरीके का कोई व्यक्ति, चाहे कपड़ों के आधार पर चाहे फोटोग्राफ्स के आधार पर, अगर किसी के पास में भी सूचना हो कि ऐसा ऐसा व्यक्ति कोई गायब है या फिर कहीं पर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो, या फिर कोई परिवार ये क्लेम करे कि ये व्यक्ति हमारा है, तो वो आने के बाद में हमसे बात करें। उसके बाद में ये जो मामला था आया गया हो जाता है और ऑल तरीके से अगर देखें तो ये जो मामला था क्लोज होने की कगार पे होता है। डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक दूसरी जगह पर या फिर यूं कहें कि दूसरे प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। दरअसल जो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी ये बिहार के चंपारण में हुई थी। अब उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, डिगटौली जिस इलाके में डेड बॉडी मिली थी यानी शिकोहाबाद थाने में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो यहाँ से पुलिस वालों को एक तरीके से ये लगना चाहिए था कि शायद ये केस क्लोज हो गया है, यानी डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है, मरने वाला व्यक्ति बिहार के चंपारण का रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाती है। कायदे से 24 नवंबर साल 2022 को ये डेड बॉडी मिली थी। 29 नवंबर साल 2022 को ये जो बिहार का परिवार था इस शिकोहाबाद थाने में पहुँचता है और उसके बाद में इस डेड बॉडी के जो कपड़े वगैरह थे वो लेता है। लेने के बाद में पहचान करता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारा ही है। उसके बाद में पुलिस वाले उस परिवार से ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आपके घर का ये जो सदस्य था ये फिरोज़ाबाद क्या करने के लिए आया था। तो उसके बाद में उस मृत व्यक्ति के फैमिली वाले कहते हैं कि साहब इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। दरअसल ये व्यक्ति तो राजस्थान में रहकर काम किया करता था। अब राजस्थान से फिरोज़ाबाद कैसे आया, क्या हुआ, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो बड़ा परेशान होते हैं, हैरत करते हैं। एक व्यक्ति जो रहने वाला बिहार के चंपारण का है, काम राजस्थान में करता है और उसकी जो डेड बॉडी है ये फिरोज़ाबाद के शिकोहाबाद थाने के डिगटौली गांव के अंदर मिली है। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया था, क्या रीज़न था, इस सारी घटना के पीछे क्या कुछ हो सकता है, ये सारे ही सवाल पुलिस को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे। लिहाजा जो भी हो पुलिस सोचती थी कि इस केस को तो सुलझाना पड़ेगा। उसके बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस पूरे केस को अगर सुलझाने के लिए शुरुआत पुलिस कहीं से कर सकती थी तो वो ये था कि इस व्यक्ति की कॉल डिटेल्स निकाली जाए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति राजस्थान से यहाँ पर फिरोज़ाबाद आया है तो ज़रूर से ज़रूर किसी से बात करके आया होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसने यहाँ पर इसे बुलाया होगा। जब सारी ही डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि ओम नगर में एक परिवार है, उस परिवार में एक लड़की है ज्योति, उसी लड़की से इसकी लगातार बात हुआ करती थी। अब पुलिस को जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो उसके बाद में परिवार वालों से पूछा जाता है, यानी जो मृत व्यक्ति है जिसका नाम बबलू है उसके फैमिली वालों से पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई लड़की है ज्योति नाम की। तो परिवार वाले कहते हैं कि हाँ ज्योति नाम की एक लड़की है और बबलू जो था वो उस ज्योति से बेइंतहा मोहब्बत करता था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और शायद कुछ ही समय में ये दोनों शादी भी करने वाले थे और हमें इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं था। अब लिहाजा जब पुलिस को ये सूचना मिलती है और उसकी लास्ट लोकेशन ये सारी चीज़ें ओमनगर की दिखाई पड़ती हैं, लिहाजा पुलिस दौड़ी दौड़ी भागी भागी जो गर्लफ्रेंड थी ज्योति उसके पास पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जिसको लड़की समझ रही थी असल में वो लड़की तो थी ही नहीं, बल्कि वो एक पूरी शादीशुदा महिला थी जो कई साल पहले सुहागन हो चुकी थी, जो कई साल पहले शादीशुदा हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बबलू से बातचीत किया करती थी, यानी बबलू की प्रेमिका जो थी वो कुंवारी नहीं थी बल्कि वो शादीशुदा थी और उसका पति भी इस दुनिया में मौजूद था। लड़की के शादीशुदा होने की बात जब इस बबलू के फैमिली वालों को पता चलती है तो वो भी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, उनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि बबलू ने एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जो शादीशुदा है और जिसे ये बबलू के परिवार वाले कुंवारा समझ रहे थे। पुलिस भी हैरान होती है, बबलू के फैमिली वाले भी हैरान होते हैं। इसलिए पुलिस जो थी वो शक के आधार पर इस ज्योति को उठा लेती है। उठाने के बाद में इसे सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचती है, क्योंकि लास्ट बार ज्योति से ही बात हुई थी और ज्योति के वजह से ही ये यहाँ पर आया था। तो अगर इस पूरे केस के अंदर कोई कुछ बता सकता था तो वो ज्योति बता सकती थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस ज्योति को पुलिस थाने लेके पहुँचती है और इससे पूछताछ की जाती है। और ज्योति से जब पूछताछ की जाती है शक के आधार पर, तो शुरुआत में तो ज्योति कुछ बातें ऐसी बताती है जो पुलिस को गुमराह करती है। लेकिन पुलिस जब ज्योति से सही तरीके से पूछताछ करती है तो ज्योति यहाँ पर एक ऐसा जुर्म कबूल करती है और एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद में शायद आप लोग सोचें कि आखिरकार कोई महिला और कोई पुरुष ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है। दरअसल ज्योति पुलिस को बताती है कि ये जो बबलू है राजस्थान में काम किया करता था और राजस्थान में ही ज्योति का एक कज़िन काम किया करता था। इसलिए ज्योति अक्सर उस अपने कज़िन को कॉल किया करती थी और जो कज़िन था उसका बबलू दोस्त था।
तो जो बबलू था वो ज्योति की आवाज़ सुनता है। जब आवाज़ सुनता है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि यार इससे मेरी जान पहचान कराओ। तो उसके बाद में ज्योति का जो कज़िन होता है, ज्योति का मन पूछता है कि एक दोस्त है मेरा, वो तुमसे जान पहचान की बात कह रहा है। तो ज्योति जो है वो कहती है कि ठीक है जान पहचान करा दो, लेकिन तुम उसको ये मत बताना कि मैं शादीशुदा हूँ। उसके बाद में जान पहचान करा दी जाती है। जान पहचान थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में तब्दील होता है। और इन दोनों के बीच में कुछ इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी कि ज्योति के पति, ज्योति के देवर और ज्योति के फैमिली वाले जब भी घर से बाहर जाते तो ज्योति उससे घंटों घंटों बात किया करती। यानी मोहब्बत कुछ इस कदर सर पे चढ़ के बोलने लगी थी कि अब ज्योति भी कहीं ना कहीं बबलू के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। ज्योति और बबलू दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे, लेकिन अभी तक बबलू को ये नहीं पता था कि ज्योति शादीशुदा है। लिहाजा जो बबलू था वो ज्योति से मिलने की बात भी कहता। वो राजस्थान से चलकर शिकोहाबाद के डिक्टोली आता। वहाँ पर जो ज्योति थी अपना सिंदूर, ये सारी जो सुहागन वाली चीज़ें होती हैं वो हटाकर अपने इस प्रेमी बबलू से मिलती, मुलाकात करती, संबंध बनाती, उसके साथ में तरह तरीके के फोटोग्राफ्स खिंचवाती। और समय यूँ ही गुजरता रहता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। दोनों एक दूसरे से मिलते थे। दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, बबलू जो ज्योति से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, बबलू एक दिन ज्योति से कहता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब जैसे ही ये बात ज्योति सुनती है, ज्योति की सिट्टी विट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि ज्योति तो ऑलरेडी शादीशुदा है। भले ही उसने अपने प्रेमी बबलू को ये नहीं बताया, लेकिन ज्योति असमंजस में पड़ जाती है कि एक तरफ उसका पति है और एक तरफ उसका प्रेमी है जिसके साथ वो जीने मरने की कस्में खा चुकी है। अब ज्योति को समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। क्योंकि जो ज्योति थी वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़के बबलू के साथ में टाइम पास कर रही थी। ज्योति तो ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन उसके बावजूद भी टाइम पास कर रही थी। लेकिन अब ज्योति को लगने लगा था कि जिसको वो लड्डू समझ के खा रही थी वो अब उसके गले की फांस बन चुका है। लिहाजा ज्योति जो थी अब वो इस बबलू को इग्नोर करना शुरू करती है। जब कभी भी बबलू ज्योति को मिलने के लिए बुलाता ये इनकार कर देती। कभी फ़ोन करता तो बात करने से मना करती। शादी की बात कहता तो ज्योति भड़क जाती। वो कह दी कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती। अब बबलू बड़ा परेशान कि क्या करे। आखिरकार ये वही लड़की है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। क्या ये वही लड़की है जो मेरे साथ में जीने और मरने की कस्में खा चुकी थी। आखिरकार इसको क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर बबलू परेशान रहता, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज्योति को मनाने की कोशिश करता। लेकिन ज्योति मानती तो तब ना कि जब वो शादीशुदा ना होती। इसलिए ज्योति को लगता है कि उसका जो वैवाहिक जीवन है ये पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए वो लगातार इस बबलू को इग्नोर करती रहती। अब जब बबलू इग्नोर करते करते परेशान हो जाता है तो एक दिन वो ज्योति से कहता है कि देखो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं एक बार उनका ध्यान कर लो। मैं आऊँगा तुम्हारे घर वालों के सामने और जो तुम्हारा रिश्तेदार मेरा दोस्त है उसको भी तुम्हारे फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। तब क्या करोगी। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने तुम्हें बेइज्जत करके तुमसे शादी करूँगा, तब तुम क्या करोगी। अब जैसे ही ये बात ज्योति सुनती है उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है कि वो तो बस मज़े के लिए, बस टाइम पास करने के लिए सब कुछ कर रही थी। और मेरे कुछ फोटोग्राफ्स इसके पास में है, अगर इसने वायरल कर दिए तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये सोचकर ज्योति जो थी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब जब ज्योति को ये लगने लगता है कि ये मामला ख़राब हो सकता है, इसलिए ज्योति जो थी अब बबलू को मनाने लग जाती है। उससे कहती है कि तुम जहाँ बुलाओगे मैं आऊँगी, तुमसे हमेशा तुमसे टच में रहूँगी, सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन जो बबलू था वो ज़िद पर अड़ा हुआ था कि मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ तुमने मेरे साथ में किया है वो तो ठीक है, लेकिन शादी कर कर तमाम ज़िंदगी तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो भला शादी करने में तुम्हें गुरेज कैसा है, कैसा एतराज़ है। अब दूसरी तरफ जो ज्योति थी वो शादी भला कैसे करे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है और ये बातें वो बबलू को बता नहीं सकती थी। उसके बाद में ये किसी तरीके से अपने पति से बात करती है, अपने देवर से बात करती है और अपने एक सगा भाई होता है उससे बात करती है। और उसके बाद में बबलू के बारे में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। ये अपने भाई, अपने पति, अपने देवर से कहती है कि एक लड़का है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हंसी हंसी में, मजाक मजाक में मैंने उससे थोड़ी सी बात क्या कर ली, थोड़ा सा उसके साथ में कोई फ़ोटो क्यों ना खिंचवा लिए। तो उसके बाद में वो जो लड़का है ये मुझे परेशान कर रहा है, मेरी तस्वीरों को, मेरे फोटोग्राफ्स को वायरल करने की धमकी दे रहा है। यानी इस कदर ये अपने पति को, अपने भाई को, अपने देवर को भड़काती है। न जाने क्या क्या बातें उन लोगों से कहती है कि वो लोग अब इस बबलू के खून के प्यासे हो जाते हैं। उसके बाद में ये लोग सब मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद में ज्योति जो थी बबलू को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो अभी के अभी डिक्टोली आ जाओ, यानी जो इसका गांव है ओमनगर, उस ओमनगर में आ जाओ। अब इसके बाद में ये जो लड़का था बबलू,
वो सुनता है कि अरे ठीक है, उसकी प्रेमिका उसको बुला रही है, शादी करना चाहती है, जिसके लिए वो इतना ज़्यादा मान मनोवर कर रहा है, जितनी ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। आज वो खुद कह रही है कि तुम आ जाओ ओमनगर में, शादी कर लेंगे। लिहाजा जो बबलू था तुरंत अपना टिकट कराता है और टिकट कराने के बाद में सीधा जो शिकोहाबाद का ओमनगर है वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचता है, इस लड़की ज्योति के घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद में ज्योति कहती है कि तुम बहुत थके हारे आए हो, आज घर पर वैसे भी कोई है नहीं, तो आज रात तुम यहीं पर रुको, खाना वाना खा लो, सो जाओ, उसके बाद में हम लोग सुबह बात करते हैं। अब जो बबलू था ये खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, आज रात यहीं पर रुकना है। खाना वाना खाता है, उसके बाद में सो जाता है। और रात के समय ज्योति का भाई, ज्योति का पति और ज्योति का देवर, ये तीनों लोग आते हैं और लोहे के पाइप से इस बबलू को जब तक मारते हैं कि जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती है। जब इसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद में ये लोग उसकी डेड बॉडी को लेते हैं। जो ज्योति का देवर था उसके पास में एक मैजिक था, टाटा मैजिक, उस मैजिक में ये उसकी डेड बॉडी को रखते हैं और उसके बाद में जो डिकटौली गांव है उसी के पास जंगलों में फेंक आते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने ये सोच कर इस डेड बॉडी को यहाँ पर फेंका था कि एक व्यक्ति जो रहने वाला बिहार का है, जॉब राजस्थान में करता है, उसकी डेड बॉडी मिलेगी डिकटौली में, तो भला डिकटौली में भला कौन पहचान करेगा। इसलिए उसके आधार कार्ड्स, जो चीज़ें भी उसके पास एविडेंस के तौर पे थी, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, वो सारे के सारे ये लोग जला देते हैं ताकि डेड बॉडी की किसी भी तरीके से पहचान ना हो सके। एक तरीके से लावारिस में इसका अंतिम संस्कार हो जाए और इस केस को कोई खोल ना सके। लेकिन दोस्तों, यूँ कहें कि जो बबलू था मरने के बाद उसकी किस्मत थोड़ी सी रंग लाती है, शायद उसको इंसाफ मिलना था कि एक ही समय पर दोनों जगह पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर मैच हो जाती है और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार एक महिला इतना कैसे गिर सकती है। पहले शादीशुदा होते हुए वो किसी से प्रेम संबंध बनाती है और उसके बाद में अपने पति, अपने भाई, अपने देवर को मिला लेती है अपने साथ में। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है ज्योति के पति और उसके भाई और उसके देवर पर। एक तो उसकी पत्नी गलत काम करती है और दूसरी बात में वो उसका गलत काम करने में उसका साथ देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें राजेश कुमार ने लिखते हैं, मलिक भाई एक शेर है आपके लिए, कभी इश्क में वादे टूट जाते हैं, इश्क में कच्चे धागे भी टूट जाते हैं, झूठ बोलता होगा कभी चांद भी, इसलिए तो तारे अक्सर टूट जाते हैं। मैं हूँ राजेश ठाकुर हरियाणा से। तो राजेश ठाकुर जी, आपके शेर शायरी में दम है और मैं आपके शेर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए शेर लिखा। फिरोज़ खान लिखते हैं नाइस। तो उसके बाद में मनदीप वर्मा की पत्नी है प्रादीप वर्मा, जो लिखती हैं, सर जी मैं अदर चैनल की स्टोरी भी सुनती हूँ पर उनको कमेंट्स किए पर वो कमेंट्स नहीं रीड करते हैं। आपकी एक तो गुड हैबिट्स है, यानी बस मेरी एक ही गुड हैबिट है, बाकी कोई नहीं। थैंक यू सो मच सर जी। और प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, कीप इट अप सर जी। तो बहन, क्या आपको मेरी बस एक ही आदत अच्छी लगती है, स्टोरी अच्छी नहीं लगती है? कमेंट्स करके बताइएगा। अकील खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, कहानी अच्छी है, आजकल यही चल रहा है। तो अकील खान जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं गुड जॉब भाई, शुक्रिया। फिरोज़ खान है जो हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। सोहेल मलिक फ्रॉम झारखंड लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। तो सोहेल मलिक जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। अली रोशन जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, अली रोशन जी मेरे भाई शुक्रिया। साहिल है, इनका नाम शाहबुद्दीन है, शुक्रिया भाई। धीरज सिंह है, लिखते हैं जय श्री राम भैया जी, धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश दर्पण है, लिखते हैं नाइस स्टोरी। और एमडी नवाब लुधियाना से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा हरियाणा करके आड़ी है, लिखते हैं राम राम भाई, मैं नरेश घोगरा से कहानी सुनता हूँ। तो नरेश जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी लिखते हैं, अधिकतर क्राइम की कहानियों में अवैध संबंध और शराब एक बड़ा कारण बनते हैं। तो शुक्रिया मंसूरी भाईजान जी। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस कहानी, अंदाज भी अच्छा है सुनाने का भाई। तो मोहम्मद रियाज जी आपका शुक्रिया। नरगिस बानो है, लिखते हैं ये लोगों ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। नरगिस बाना जी बहन शुक्रिया आपका। दीप चंद्रा है, लिखते हैं किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दीप चंद्रा जी शुक्रिया। नूर मोहम्मद अंसारी लिखते हैं, सर क्या हुआ आपने अभी तक अभी चॉय की कहानी नहीं सुनाई? तो अभी चॉय की कहानी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, लिखी जा चुकी है, बस शूट करना बाकी है। राइडर लॉग हैं, लिखते हैं अब हर रिश्ते में सेक्स बस दिख रहा है जिस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। शाहनाबाज जी शुक्रिया आपका। बालिशा विहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, एक नंबर पति को मार देना कितना हिम्मत की बात है। तो बालिशा बिहारी जी, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और आज के दौर में तो इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी हैं। दिनेश हैं, लिखते हैं दानिश हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी बहुत कहने अपने आप बहुत बनाते हो और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। अब कोई बच्चा नहीं है, सबके पास दिमाग है।
तो दानिश जी आप पहले रिसर्च करा करें कि हमारी जो भी कहानी होती है कोई झूठी कहानी नहीं होती है। जो क्राइम होता है उन क्राइम की कहानियों को ही हम लोग सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर फर्जी कहानियाँ बैठकर सुना रहा हूँ। सचिन चौधरी जी हार्ट्स बनाते हैं और कटवा प्रदीप जी हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।